हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज 41st डे है ना। और 41st डे को 41st लेक्चर, जिसमें कि टॉपिक आपको दिया था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। क्या था इसमें? इसमें कंटेम्प्रेरी एंड पोस्ट मॉडर्न रूलर्स, कनिष्का, पाला, शुंगाज, इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट, गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ना था, पोस्ट गुप्ता पढ़ना था, और अशोका की पॉलिसी से रिलेटेड ये सब चीज़ें। तो देखो, इन रियलिटी इस सिलेबस में से आजकल क्या है, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछना छोड़ दिया है ना। पूछता क्या है यूपीएससी? एंशियंट इंडिया से यूजुअली एक तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है ना। मुश्किल से इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन न्यूज़ में हो तो पूछ ले, वरना ये वाले पोर्शन से पूछता ही नहीं है। डायनेस्टी कौन सी होती है, इसके राजा जी कौन थे, है ना, इनकी राजधानी कहाँ पे पड़ती थी, कैपिटल वगैरह, इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस 2000, 1990, 2005 उस टाइम पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने। अब उसने छोड़ दिया। तो क्या होता है कि यूजुअली स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया जाता है क्या, कि इस पर ध्यान तो दें, लेकिन थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट इस पे कम है, तो थोड़ा सा इसको सेकंड लाइन पे ले आए और पहले वो सब चीज़ें करें। जैसे आपको बताया था, जैनिज्म बुद्धिज्म को करना चाहिए, और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है एंशियंट का, क्योंकि वहाँ पर यील्ड ज़्यादा मिलेगा अपने को, है ना। और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा भी है भी नहीं, लेकिन फिर भी किस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ भी ले तो कैसे पूछे हैं, तो देखते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर कोई ट्रिक नहीं चलती, कोई तरीका नहीं चलता, पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। जैसे कि 2019 में पूछा था, ये करंट अफेयर्स में था, और कुछ ऐसे बात चल रही थी, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए क्या। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्ट्रक्चर स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज राण्यो अशोका मतलब किंग अशोका, मेंशन अलोंग विद स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो कौन से थे? तो इसका ऑप्शन का आंसर था ऑप्शन ए, कंगाली। अब इसमें क्या हमें नॉलेज होनी चाहिए? बस ये फैक्ट है, और पता भी होना चाहिए, और न्यूज़ में था उस टाइम पे तो लोगों को पता लग गया था, है ना, तब ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था। उसके अलावा टेक्स्ट बुक्स में ये मेंशन नहीं है ज़्यादा चीज़ें, लेकिन पूछ लेते हैं कुछ भी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ना तुक्का मार सकते हैं ना और कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड कर देना चाहिए, लीव सच क्वेश्चंस। क्यों? ऐसे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ ककतिया किंगडम? अब इस क्वेश्चन में भी ककतिया किंगडम किंगडम क्या है, उनका क्या हिसाब किताब था, तो किंगडम के बारे में पता होना चाहिए ना। बस वही। तो मोटुपल्ली इनकी कैपिटल थी। बिल्कुल प्योर एंड प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको आते हो तो ठीक, वरना इनको छोड़ देना। इन क्वेश्चन में कोशिश भी मत करना कि आप इसमें इंटेलिजेंट गैस लगा पाओ। बिल्कुल सही बात है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales were the profession of the following। अब देखो, ये भी पढ़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा हमको आंख और कान खुले रहकर सोचने की ज़रूरत होती है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? श्रमण, प्रव्रजक, अग्रहारिका और मागध। तो देखो, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मागध। ये सब क्या करते थे? ये सब टेल्स वगैरह सुनाते थे, है ना। अब अच्छा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, मागध। लेकिन बाकी भी हमें पता होना चाहिए कि भाई श्रमण किसको बोलते थे, प्रव्रजक को किसको बोलते थे। तो देखो, जो लोग संन्यास ले लेते थे ना, कि भाई हमने तो प्रव्रज्य ले ली, है ना, हमने तो संन्यास ले लिया, अब वो घूम घूम के मेडिटेशन वगैरह करेंगे, घूमते थे मॉन्क टाइप के लोग, वो प्रव्रजक कहलाते थे, तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा श्रमण किसको बोलते थे? तो देखो, एंशियंट इंडिया के अंदर एक है ना थोड़ी सी
मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन कोशिश करना। एंशंट इंडिया के अंदर दो तरह की परंपरा चलती थी सोसाइटी में। क्या परंपरा चलती थी? एक तो ब्राह्मण परंपरा, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, और एक श्रमण ट्रेडिशन। ये जो चार वर्णीय व्यवस्था थी ना, चतुर्वर्णीय ऑर्डर, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, तो ये चार की जो व्यवस्था होती थी ना, उस ऑर्डर से जो लाइफ जीते थे ना, तो वो ब्राह्मणिकल वे ऑफ लिविंग था। लेकिन उसके अल्टरनेट में काफी इस तरह के मूवमेंट हुए कि मॉन्क्स उठे, उनको श्रमण परंपरा बोलते थे। जो मेडिटेशन वगैरह करते थे और घर बार छोड़कर जंगल में मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए चले जाते थे ना, तो वो श्रमण कहलाते थे। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्धिज्म वाला था ना, तो उसको श्रमण गौतम भी बोलते थे। जैनिज्म के जो मॉन्क बनते थे ना, वो क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा त्याग तपस्या वाले, उनको भी श्रमण बोलते थे, है ना। और जैनिज्म में तो एक प्रथा भी चलती थी जिसको बोलते थे समाना, है ना। तो आज की क्लास में क्या करेंगे अपन, मैं आपको बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जैनिज्म पढ़ाऊंगा, तो उसमें समाना वगैरह भी समझाऊंगा कि एग्जैक्टली वो होती क्या थी, है ना। तो वो सब चीजें हुआ करती थी। तो ये श्रमण परंपरा चलती थी। शमन परंपरा में क्या, इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता था। क्या कि हमें कोई, है ना, सोसाइटी के रूल्स, नॉमिनेशंस, वो सब फॉलो नहीं करने हैं, हमको तो सेल्फ डेवलपमेंट का ध्यान देना है। तो ये अल्टरनेट फिलोसफीज है ना, इस तरह से डेवलप हुई थी। तो थोड़ा देख भी लेते हैं। द श्रमण मूवमेंट वॉज अ नॉन वैदिक मूवमेंट पैरेलल टू वैदिक हिंदुइज्म इन एंशियंट टाइम्स। द श्रमण ट्रेडिशन गेव राइज टू जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड योगा, and was responsible for the related concepts of samsara, the cycle of birth and death, and moksha, liberation from the cycle। जैसे है ना, एक वो आजीविका सेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो फटालिज्म में बिलीव करता था। फटालिज्म मतलब भाग्यवाद, है ना, कि नियति में जो लिखा है वही होगा हमारे साथ में। उसके प्रोमिनेंट जो चलाने वाले थे वो थे मखाली गोसाला, है ना। तो वो मखाली गोसाला थे, वो भी ये श्रमण परंपरा से ही आते थे। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह से मॉन्क थे और वो एक अपना ही वे ऑफ लिविंग लेके चलते थे। अच्छा, इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि एक छोटा सा फैक्ट है, बता देता हूँ, काम आएगा। क्या कि मौर्य वंश था ना, मौर्य डायनेस्टी, तो उसके सबसे फर्स्ट लीडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, है ना। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, वो आजीविक सेक्ट को फॉलो करते थे। उसके बाद में उनके बेटे हुए द ग्रेट अशोका, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, है ना। तो इस तरह से उनका हिसाब किताब था, है ना, ये सब जानते थे। आगे चलते हैं। अगला, ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन 2016 में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? तो मालविकाग्निमित्रम, ये इंपॉर्टेंट एंशियंट टाइम के टेक्स्ट हैं, है ना, बड़े फेमस टाइप के, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मालविकाग्निमित्रम ये आपको मिलेंगे कहाँ से? तो देखो, एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आपकी जब तैयारी कंप्लीट हो जाए ना, तो ये ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज वाली बुक आती है ना, इसमें फैक्ट्स बहुत सारे दिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलेंगे। तो एक बार क्या है, यहाँ से आप इन फैक्ट्स को रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ लेना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नज़रों के सामने से चले जाएंगे। थोड़ा इसको पढ़ लोगे तो और फायदा हो जाएगा। तो ये भी एक छोटी सी स्ट्रेटजी है कि यहाँ से क्वेश्चंस को निकाला जा सकता है। हर साल इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है इस टाइप का, लेकिन अगर पता हो तो ही करेंगे, नहीं पता है तो नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा है कि किस राजा से एसोसिएटेड है? तो भाई गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश वाले थे, समुद्रगुप्त, है ना। ऑप्शन डी, ये भी हमें पता होना चाहिए। फुल एंड फुल फैक्चुअल क्वेश्चन है 2006 में। क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हुए थे, लेकिन पहले आते थे, है ना, और पहले क्या सिलेबस भी अलग था।
कम भी था सिलेबस, अब सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से अंकोर वाट इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द राइन ऑफ सूर्यवर्मन सेकेंड। तो अंकोर वाट के टेम्पल बने थे वहां पे, है ना। अंकोर वाट के टेम्पल सूर्यवर्मन सेकेंड के टाइम पे बने थे। अच्छा, आपके लिए होमवर्क क्या है। यूपीएससी क्या करती है, बहुत यूपीएससी की आदत रहती है, जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, ऑप्शंस दे रखती है क्वेश्चंस के, उनके इंफॉर्मेशन के बारे में कभी सवाल पूछ लेती है। तो जैसे श्री मरई मन्ना टेम्पल, बाटू केव्स और कामाख्या टेम्पल, इनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आप क्या करना, इनके बारे में एक एक नोट लिख लेना। नोट क्या, ये कहाँ पे हैं, किस डीटी पे बने हुए हैं, किस टेम्पल स्टाइल पे बने हुए हैं, भाई नगरा वैशारा द्रविड़ा किस टाइप की, है ना, शैली जो फॉर्म है उस पर ये टेम्पल्स बने हुए हैं, और किसने इनको बनवाया था और किस टाइम पे बनवाया था, उसका एक नोट बना के रख लेना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको कमेंट करके बताओ, लेकिन कोई कमेंट करना चाहे तो कर भी सकता है, बाकी बच्चों को मदद मिल जाएगी। लेकिन आप जरूर लिख के रख लेना इनको, है ना, इससे बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये अंकोर वाट के टेम्पल है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रकूटा एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी थी, दंती दुर्ग ने रखी थी, ऑप्शन बी। अब ये सारे बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको सजेस्ट भी नहीं किया जाएगा कि इसमें कोई तुक्का मारो, आपको रटा हुआ होना चाहिए। उसी तरह से एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन, 2004 में पूछा था। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट जो भी पिलग्रिम्स आए थे ना मिडाइवल टाइम में, एंशियंट टाइम में, तो इनके बारे में नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में पूछ लेते हैं यूपीएससी। देखते हैं कुछ कंटेंट इस पे प्रोवाइड करवा पाए तो, वरना फिर इसके इससे रिलेटेड ग्रुप पर एक पीडीएफ बना के मैं अपलोड करवा दूंगा। क्या बोलते हैं, द चाइनीज पिलग्रिमेज फाइयान अटेंडेड द फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्का। नो नो नो, ऑप्शन वन जहां जहां पे काटो, तो थोड़ी सी काटापीटी मचा दी यहाँ पे अपन ने। द चाइनीज पिलग्रिमेज ह्योनसांग met Harsha and found him to be antagonistic to बुद्धिज्म। पहले था, बाद में नहीं था, है ना। बाद में तो उसको समझाया तो मान भी गया था, तो एंटागोनिस्टिक विरोधी टाइप नहीं बोल सकते। अब इस पे डिबेट्स हैं, तो उसको टू भी गलत मानते हैं, तो नाइदर वन नो टू। लेकिन बाद में तो क्या है, इसने बुद्धिज्म को कन्वीन ही कर लिया था, तो ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया आंसर, हर्षा। और उसके बाद तो हर्षा के बाद में तो ऑलमोस्ट बुद्धिज्म इंडिया से खत्म ही हो गया था, है ना। उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा प्रचलन था बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट था, और बुद्धिज्म इस तरह से नहीं था जो जिस तरह का आज का बुद्धिज्म दिखाए जाते हैं। इट वॉज इन द वे ऑफ लिविंग। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन अब क्या करेंगे, आगे का देखते हैं। ये 41st डे था, 45th डे पे अपने आप लेक्चर होगा हिस्ट्री का, जिसमें कि अपन ये करेंगे रिलीजियस और भक्ति मूवमेंट्स, ठीक है, वैदिक लिटरेचर और सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, और ये सब चीज़ें 45th डे पे अपन करेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, 45th डे का लेक्चर अपना बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब 2 से 3 घंटे का, और वो 2 to 3 पार्ट्स में अपलोड किया जाएगा। और ये वाले जितने भी टॉपिक है ना, ये और आने वाले फिर 47th या फिर 48th लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर, उसमें से हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे, और प्लस मॉडर्न इंडिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म और ये सिक्स फिलोसफी सिस्टम, भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म आपको पढ़ा भी दिया जाए। तो आज से स्टार्ट कर देता हूँ, आज का छोटा सा भी लेक्चर था, इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं, तो आज मैं आपको बुद्धिज्म पढ़ा देता हूँ पहले, है ना। स्टूडेंट्स की समस्या ये रहती है कि सर बुद्धिज्म, जैनिज्म और ये फिलोसफीज ना समझ में नहीं आती और क्वेश्चन हो जाते हैं गलत, और हमेशा क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे, पक्के पक्के क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। तो ये सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए यार। तो बस थोड़ा सा बस कॉम्प्रोमाइज करना आज बोलने से, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, लेकिन समझते हैं बुद्धिज्म को। बुद्धा टू इज्म मतलब बुद्धिज्म, ये थे बुद्धा, और ये भी एक मॉन्क हैं जिनका नाम था अजानचाई, आज के बुद्धा, ये थाईलैंड में थे। तो मैं पर्सनली इन मॉन्क्स वगैरह को फॉलो करता हूँ, तो फोटो वोटो लगा दिया।
अच्छे लोगों को फॉलो कर लेना चाहिए, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओके, सबको पता है बुद्धा कौन थे। भाई ओरिजिनल में इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ये लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी एक जगह है, लुम्बिनी वन बोलते हैं उसको, जंगल। तो जंगल में पैदा हुए थे, है ना, नेपाल में पड़ती है ये जगह। अच्छा, कपिल वस्तु उस टाइम पे शाक्यों की कैपिटल हुआ करती थी। शाक्य क्लैन थी, है ना, ये ट्राइब्स के लोग होते थे। तो शाक्य क्लैन के ये राजकुमार थे, क्षत्रिय थे। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और महामाया। पापा चाहते थे कि मेरा बेटा बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन इनके बचपन में ही असित मुनि एक बहुत बड़े हठ योगी थे। हठ योगा एक टाइप का योगा होता है, अलग अलग टाइप के योगा होते हैं ना, जैसे राजयोग, हठ योग, सांख्य योग, उस तरह से हठ योगी थे। और वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें पता चला कि शाक्यों के यहाँ पे पुत्र जन्मा है ना। अब बेबी बॉय इज बोर्न इन शाक्या क्लैन। तो आए आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद ये दिया कि तेरा बेटा बुद्ध बनेगा, है ना। लेकिन पापा चाहते थे कि ये तो किंग बने, राजा बने। बट डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। ठीक है, तो पिताजी को लगा कि ये, है ना, मॉन्क ना बन जाए, है ना, कोई बैरागी सन्यासी ना बन जाए। तो उसको बहुत ज्यादा सुख सुविधा दी गई, इतनी ज्यादा सुख सुविधा दी गई कि उनके लिए 3 अलग अलग महल बनवाए गए। 3 ऋतुओं के लिए, सर्दी के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग, और बारिश के अंदर उनके लिए एक अलग टाइप का महल बनवाया था कि वो प्राकृतिक छटाओं का आनंद ले पाए। कैसे भी करके उनको संसार में रखना था। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन एक बार इनके साथ इंसिडेंट हुआ। इनका जो सारथी था, नाम था उसका चन्ना। चन्ना मेरे या वाला नहीं, वो केवल चन्ना। बोला कि मैं तो, है ना, आज घूम के आना चाहता हूँ। किसमें? अपने राज्य में, है ना। तो वहां पर इनको 4 अलग अलग तरीके के लोग मिले। कोई मर गया था, किसी को बीमारी हो रखी थी, तो ये बोले कि ये सब तो मेरे को भी हो सकती हैं। तो पहली बार इन्होंने लिटरली दुख का स्वरूप, मतलब व्हाट इज पेन एक्चुअली, व्हाट इज द सफरिंग्स ऑफ लाइफ, उनको देखा। और ये काफी मूव्ड हो गए, इतने ज्यादा मूव्ड हो गए कि इन्होंने अपनी बिलवर्ड वाइफ और अपना बेटा, वाइफ का नाम था यशोधरा और इनका बेटा था, एक ही दिन का था वो, राहुल, है ना, राहुल, राहुल जी, उनको छोड़कर 29 की एज में निकल गए, सन्यास ले लिया और इमेंस इंटेंस पेनेंस किया और मेडिटेशन किया, बहुत तपस्या की। उसके बाद में इन्होंने 6 साल के बाद में 35 की एज में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त किया, मतलब निर्वाण की प्राप्ति की। बस, अब देखो यहीं से अपने क्वेश्चन की पढ़ाई सब शुरू हो जाती है। निर्वाणा का मतलब क्या होता है? निर्वाणा, तो सर निर्वाणा का मतलब तो होता है, बैंड होता है, गाना गाया जाता है ना, निर्वाणा हमने ये जाना नहीं। देखो, और इसका मतलब यूपीएससी ने 2012 में एक क्वेश्चन में भी पूछ लिया था, फिलॉसफी में भी पढ़ाते हैं, क्या होता है निर्वाणा। देखो, फिलॉसफी समझने के लिए और ये इंडियन सिस्टम को समझने के लिए लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें हिंदी में और संस्कृत में और पाली प्राकृत इन लैंग्वेजेस में बताया गया है। तो इनको समझ लेंगे ना तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वाण शब्द होता है ना, वाण शब्द, वाण वर्ड, इसका मतलब होता है जलना, है ना, सब कुछ जल रहा है तो वाण। और निर्वाण उपसर्ग लग गया, प्र परा अपसम अनु अवनिस निर्दुस दुर्वी आंगनी अधि अपि अति सु उत अभिप्रतिपरि उप। ये 10th क्लास में याद करते थे ना अपन, उपसर्ग। जैसे कार है, प्रकार, है ना, अभिभूत, भूत हो गया, अभिभूत हो गया। तो इस तरह से निराकार, तो निर लग गया ना। तो निर का मतलब होता है नेगेटिव, वाण का मतलब होता है जलना। तो जलना जहां पर बंद हो गया वो निर्वाण हो गया। ये पूरी लाइफ में सब कुछ जल रहा है ना, राग द्वेष क्रेविंग अवर्जन, इन सब में जल रहे हैं हम सब लोग। जहां पर इनका एंड हो गया, है ना, जहां पर इन सब का जलना बंद हो गया तो निरुद्ध हो गया वो सब, है ना, वो एलिमिनेट हो गया तो निर्वाण हो गया। वाण का मतलब होता है जलना, बर्निंग, और निर्वाण का मतलब जलना हो गया बंद, तो बस निर्वाण। वहां पर अब देखो, आग लग रही थी, आग लगना हो गया बंद। हमारे तन बदन में आग लगी हुई है, क्रेविंग्स की, एवर्जन की, नेगेटिविटी की। ये आग लगना जब खत्म हो जाती है तो इमेंस प्लेजर और पीस मिलता है ना अपने को, तो बस ये निर्वाणिक स्टेट हुई। तो जहां पर इन्होंने अल्टीमेट पीस अटेन कर ली, तो अब ये बुद्धा हो गए।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बुद्धा हो गए, अब इसकी बहुत ज़्यादा फिलॉसफीज में तो नहीं जाएंगे, स्टोरी चलने लग जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन ये तो बता ही सकते हैं कि इन्होंने ये सब प्राप्त क्या किया और इसको कैसे इन्होंने कॉडिफाई किया। तो इन्होंने बोला, बाद में जब ये आए अपने डिसाइपल्स के पास, तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर सच में आपको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करनी है, सचमुच में पीस, अगर सचमुच में आपको साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ, मतलब सचमुच में पेन को एलिमिनेट करना है ना, तो आपको मिडल फोल्ड पाथ अपनाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग जिसको बोला। बोले बहुत ज़्यादा तो आपको सीवर पेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा लग्जरी एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीच में रहना होएगा, जिससे कि क्या है, आपके लिए आपका रास्ता चलना आसान हो जाएगा। एक बैलेंस्ड वे दिया इन्होंने। ये मध्यम मार्ग फिलॉसफी इतनी तगड़ी फिलॉसफी है कि दुनिया में हर जगह इसको एक्सेप्ट किया गया। दैट मेड सिद्धार्थ गौतम बुद्धा एंड बहुत ज्यादा पॉपुलर पर्सनैलिटी। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है ना और पॉजिटिविटी के लिए जानी जाती है, वो बुद्धा ही है। टॉर्च ऑफ एशिया बोलते हैं इनको। मध्यम मार्ग दिया। और क्या बोले, according to him, everyone was responsible for their own happiness in life, stressing upon the individualistic component of Buddhism। बिल्कुल, बुद्धा ने यह बोला था कि कोई भगवान आके हमारी हेल्प नहीं करने वाला है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। हम अपने नाथ हैं, मतलब हम स्वयं अपने भगवान हैं और खुद अपनी गति बनाते हैं, है ना, खुद अपना रास्ता बनाते हैं। चाहे हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, सक्सेस की तरफ जाएं। मेहनत करोगे तो आईएएस बनोगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। तो आपको अपनी लाइफ का गार्ड खुद लेना पड़ेगा। तो ये चीज बुद्धा की हमें ऑप्टिमिज्म दिखाती है ना, ऑप्टिमिस्टिक, कि भाई कोई ऊपर भगवान नहीं बैठा हुआ जो कि हमें गिराने में लगा हुआ है। मेहनत करेंगे तो आईएएस बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। तो बस कितना तगड़ा ऑप्टिमिज्म है। और साथ में हम रूढ़िवादिता, मतलब ऑर्थोडॉक्स से भी बाहर निकले। बिल्कुल, इसके लिए बुद्धा ने बताया कि देखो, 4 नोबल ट्रूथ हैं लाइफ में, 4 नोबल ट्रूथ हैं। और ये नोबल ट्रूथ का मतलब होता है आर्य सत्य। नोबल का मतलब आर्य और सत्य का मतलब ट्रूथ। ये 4 नोबल ट्रूथ हैं। जिसने इन नोबल ट्रूथ को एनालाइज और रियलाइज कर लिया ना प्रैक्टिकली, कैसे एनालाइज करेंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे 8 फोल्ड नोबल पाथ पर चलकर जिन्होंने एनालाइज कर लिया ना, तो वो क्या करेगा, वो इन सभी दुखों से पार निकल जाएगा। क्या है ये 4 आर्य सत्य? सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। बोले कि दुख आर्य सत्य है। बिल्कुल, देखते हैं ना हर जगह दुख, दुख देखते हैं। जैसे कि एक छोटा सा श्लोक बोलते हैं। श्लोक क्या है, ये अपने प्रचलन में है कि जाति भी दुखा, जाति भी दुखा, व्याधि भी दुखा, जरा भी दुखं और मरणं भी दुखं। मतलब इंसान का जन्म ही दुख से होता है। रोता रोता आता है आदमी, और फिर व्याधि भी दुखा, थोड़ा सा बड़ा होता है, अपनों से बिछुड़ता है, फिर रोता है। जरा भी दुखा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है परेशान होता है, ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई, बिल्कुल परेशान ही रहता है। व्याधि भी दुखं और मरणं भी दुखं। ये सब होने के बाद में बूढ़ा भी हो जाता है ना, और 1000 तरह के आदमी को बीमारियां लग गई, फिर भी मरना भी नहीं चाहता है ना। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बोलती है कि हे ईश्वर हमें उठा ले, है ना। लेकिन फिर जैसे ही उसका मौत का बुलावा आया ना, कि डॉक्टर आके बोलेगा उसको कि देखो ऐसा आपका कूच का डंका बजने वाला है माता जी, अब परलोक सुधारने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन स्टिल वहां पर भी नहीं, मरना भी कोई नहीं चाहता। तो मरणं भी दुखं। तो ये सारी स्टेजेस लाइफ की दुखी है ना। क्यों दुख है? क्योंकि हमारा बर्थ हो गया। जिस जिस आदमी का बर्थ हो गया ना, जिस जिस आदमी का जन्म हो गया, तो इन सब चीजों में से उसको गुजरना ही पड़ेगा। और ये प्रॉब्लमेटिक तो है ही, बर्थ ही नहीं हुआ हमारा। ऐसी स्टेट में अगर अपन पहुंच गए कि जहां पर अपना बर्थ ही नहीं हो रहा है, तो बस इन दुखों से भी बच गए। दैट इज निब्बानं, निर्वाणा। और निब्बानं परमं सुखं, वो परम सुख की प्राप्ति हो गई। क्यों? अब दुख से तो गुजरना ही नहीं है। सुख क्या है? दुखों को निकाल लो, वो सुख ही सुख है। सारे दुख निकाल लो, परम सुख है। ओके, तो सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। अगला नोबल ट्रूथ, एवरी सफरिंग हैज अ कॉज। समुदय। देखो, बिना किसी कॉज के कोई सफरिंग आती नहीं है। मेरे को पैर में दर्द हुआ, मेरे पैर में चोट लग गई, क्यों? मैं सही से नहीं चल रहा था और पत्थर की लग गई मेरे, तो कारण था ना उसका। एवरी
एवरी सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश, निरोध भी किया जा सकता है। मैं अगर सही से चलने लग जाऊं तो नेक्स्ट टाइम मेरे पैर में चोट नहीं लगेगी, तो उसको एक्सटिंग्विश भी किया जा सकता है, निरोध भी किया जा सकता है उसका, ये भी एक नोबल ट्रूथ है। इट कैन बी अचीव्ड फॉलोइंग थ्रू अष्टमग्गो, अष्टांग मग्गो, एट फोल्ड पाथ। अगला नोबल ट्रूथ क्या था, ये कंटेंट एक्चुअली इंटरनेट से कहीं से लिया था मैंने, इसने प्रॉपरली नहीं लिखा, कि ये जो दुख को एलिमिनेट करने का रास्ता भी है। देर इज अ वे आउट, क्या कि हम सही तरीके से अगर लाइफ को जिए ना, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अगर अपन लाइफ को चलाएं, तो हम अपने सारे दुखों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। भाई आईएएस बनना चाहते थे, आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बने, ये दुख है। इसका कॉज क्या है कि हमारी इच्छा थी कि हम आईएएस बने। एक तो इच्छा थी, चलो इच्छा है, लेकिन हमने पढ़ाई भी नहीं की तो आईएएस नहीं बने, और तो हम फेल हो गए, दुख का कारण है। लेकिन हम कायदे से जिंदगी जीते, मेहनत करते और आईएएस बन जाते तो दुख नहीं होता ना। और ऐसा मामला कर लो कि डिजायर्स ही खत्म हो जाए अपनी, तो इच्छाएं भी खत्म, तो टोटली दुख खत्म। उसके लिए एट फोल्ड पाथ जो दिया गया था, वो दिया गया था, आप अगर लाइफ में 8 चीजें करेंगे और अनुभव के स्तर पर करेंगे, इनको जीना पड़ेगा जिंदगी में, तब जाके आप एनलाइटनमेंट, निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। क्या? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइटफुल एफर्ट एंड राइटफुल कंसंट्रेशन। अब ये 8 चीजें दी हुई हैं, इनको देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो 3 पार्ट्स में बांटा गया। मॉरल वर्च्यू, हिंदी में बोला गया इसको शील, सीला। मॉरल वर्च्यू क्या? कि हमारी राइटफुल स्पीच हो, हमारे एक्शंस बिल्कुल सही हो, और हमारी जो लाइवलीहुड है ना, जैसी आजीविका, वो सम्यक आजीविका होनी चाहिए। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्मा कम्मंतो पाली भाषा में बोलते हैं, और सम्मा जीवो, सम्यक आजीविका, है ना, हम गलत तरीकों से पैसे नहीं कमाए। बहुत बढ़िया, शील का पालन हो गया। उसके बाद में मेडिटेशन, समाधि। समाधि का मतलब होता है माइंड को फोकस करना। जब तक माइंड हमारा फोकस्ड नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? आपको पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा, आईएएस बनना है, नहीं बन पाओगे, क्यों? समाधि नहीं है ना, फोकस्ड नहीं है माइंड, भटकता रहेगा मन, तो काम नहीं कर पाएगा। तो शील के बाद में समाधि अटेन करनी पड़ेगी। क्या? राइट एफर्ट, राइट तरीके से एफर्ट करना। माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है, माइंडफुलनेस होना और कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में होना, तो ये समाधि हो गई। समाधि के बाद में हम ट्रुथ की तरफ जाएं, इंसाइट और विजडम की तरफ जाएं, तभी तो हमारा काम बनेगा। भाई आईएएस बनना है तो ठीक है, फोकस्ड भी है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन समझदारी नहीं है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो विजडम नहीं है। विजडम कैसे आएगी? कि भाई पढ़ना हमें इस हिसाब से है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक्स तैयार होने चाहिए और आंसर राइटिंग, तो वो विजडम आई ना उससे। तो उसके लिए हमारा राइटफुल व्यू, हमारा जो दर्शन है, हम हमारा परसेप्शन चीजों को लेके बिल्कुल एकदम राइट होना चाहिए। हाँ, कि भाई मेरे को आंसर राइटिंग के हिसाब से पढ़ाई करनी है, पीएचडी नहीं करनी, समझ गया। एंड राइट रिजॉल्व, उसी के लिए पढ़ना है, उसी तरह से पढ़ना है, तो बस काम बनता रहेगा। तो शील, समाधि, प्रज्ञा, इसको 8 भागों में बांटा गया था। बोले इस तरह से अगर आप लाइफ जियोगे ना, तो एक ना एक दिन निर्वाणा को अटेन कर लोगे और सारे दुखों के पार निकल जाओगे। कालंग आगमया, समय आए जो आए, आपको कोई रोक नहीं सकता अपने निर्वाण की प्राप्ति से। बहुत बढ़िया, ये इनकी टीचिंग थी। आगे बढ़ते हैं। दुखा and its extension are the central to the Buddha's doctrine. Suffering is not limited to the actual pain but also to the potential to experience these things. ये जो हमें शारीरिक पेन होता है ना, पेन वही नहीं है, पेन मेंटल भी है ना, हम मेंटल भी हो जाते हैं ना, साइकोलॉजिकली भी कई बार परेशान रहते हैं, मेंटल हेल्थ खराब है तो वो भी दुख है। तो सारे तरह के दुख हैं बुद्धा के अकॉर्डिंग। वैसे देखा जाए बुद्धा के हिसाब से तो पंच उपादान खंदा दुखा, ये पूरी बॉडी और माइंड के इन्होंने 4 हिस्से बताए, वो सब दुख ही हैं। क्योंकि जो हमें सुख दिखता है ना एक दिन वो दुख में ही परिवर्तित होता है, और वो दुख हमें पसंद नहीं है। तो जो सुख भी है ना वो मोमेंटरी है, अल्टीमेट तो दुख ही है। और कहाँ पे दुख नहीं है? बियॉन्ड दिस द साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ, जो निर्वाणिक स्टेट है वहां पर दुख नहीं है। ओके, अगला, द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म इज द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। भाई साहब, बुद्धा के हिसाब से जीवन का एक ही परम लक्ष्य होना चाहिए, क्या? कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
इट पॉइंट्स अ वे ऑफ लाइफ दैट अवॉइड सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ डिनायल। भाई या तो ना तो हम इंडल्जेंस मोड में जाएं या फिर डिनायल मोड में जाएं, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिपके भी नहीं और उस चीज को इग्नोर भी नहीं करें। तभी तो बोला मिडल फोल्ड पाथ, ना तो उसे अटैच होना ना उससे डिटैच होना, डिनाई करना उसको ना इंडल्ज होना। और एग्जाम्पल से बता सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए बुद्धा ने बोला कि कोई सुप्रीम गॉड नहीं है, कोई डीटी नहीं है, आपको खुद का एफर्ट मारना पड़ेगा। द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धा's टीचिंग वॉज टू अटेन निर्वाणा, विच वॉज नॉट अ प्लेस बट एन एक्सपीरियंस, एंड इट कुड बी अटेन्ड इन दिस लाइफ एंड इन दिस बॉडी। निर्वाणिक एक्सपीरियंस आदमी खुद ही अटेन करता है। तो बोले, बुद्धा ने बोला था स्पिरिचुअलिटी इज एन इंडिविजुअल्स बिजनेस। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में बोलते हैं अध्यात्म। अध्यात्म, अधि आत्म, अधि का मतलब अपनी ओर, अपनी ओर देखना, अपनी ओर मुड़ना, सेल्फ एनालिसिस। इसी चीज को सोक्रेट्स ने बोला था, नो दाई सेल्फ, है ना। अब इनकी टीचिंग्स एकदम समझ में आएंगी हमें। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना, वही अल्टीमेट क्रक्स है लाइफ का, समन बमन। सब सब ये जितने भी है ना बड़े बड़े फिलोसफर्स थे ना, तो सब पहुंची हुई चीज थे। कैसे ना कैसे इनकी बातें ना आपको कॉमन मिलेंगी। बुद्धा की स्पेशलिटी ये है कि बुद्धा ने बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में चीजों को समझाया था और बहुत एग्जाम्पल्स के साथ में समझाया था। इस वजह से बुद्धा की फिलॉसफी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। वरना एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उस एक को समाज दुनिया के लोग अनेक नामों से जानते हैं। अच्छा, ये जो प्रीसेप्ट्स फॉलो करने होते हैं ना, शील का पालन, तो एक लेमैन को 5 प्रीसेप्ट्स फॉलो करने होते हैं अपनी जिंदगी में। क्या? एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, जीव हत्या से दूर रहो। तो ये क्या चीज दिखाती है? काइंडनेस और कंपैशन दिखाती है। ये वर्च्यू है, ये गुण है, वर्च्यू को गुण बोलते हैं ना। इससे राइट टू लाइफ, ह्यूमन राइट, तो ये चीज निकल के आती है ना, बुद्धा ने यही सिखाया। एब्सटेन फ्रॉम थेफ्ट, चोरी नहीं करना। ये चीज क्या दिखाती है? एक तो जनरोसिटी और एक रिनंसिएशन। एक तो हम, रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग की भावना, और जेनरस है हम। क्यों? क्योंकि हम किसी की चीज पर लालच की नजरों से नहीं देखे। तो इस चीज से राइट टू प्रॉपर्टी निकल के आई। एडमिनिस्ट्रेशन में बुद्धा के प्रिसेप्ट्स का क्या यूज है? एक सोसाइटी को कंपैशनेट सोसाइटी बनाने में बुद्धा की टीचिंग का क्या सहयोग है? जनरल स्टडीज पेपर 4 में यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज को। एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट। देखो, एक पार्टनर के साथ रहो, एक पार्टनर के साथ रहो। कहीं कहीं पर मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, कहीं लिव इन रिलेशनशिप का इंस्टीट्यूशन है, जहां भी जो इंस्टीट्यूशन है, लेकिन एक पार्टनर के साथ में आपको फेथफुल रहना है, जिससे कि कंटेंटमेंट और रिस्पेक्ट फॉर फेथफुलनेस डेवलप होगी हमारे अंदर, जो कि मैरिड को सैक्रोसेंट बनाएगा, फिडल बनाएगा, है ना, जिससे कि सोशल इंस्टीट्यूशन सुधरेगा। बहुत अच्छी बात सिखाई। एब्सटेंस ऑफ फॉल्सहुड, है ना, फॉल्सहुड से दूर रहना है, तो ऑनेस्ट रहना है और डिपेंडेबल रहना है, तो ह्यूमन डिग्निटी आएगी। देखो, जो आदमी ऑनेस्ट होता है ना और सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो आदमी डिग्निटी प्राप्त करता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं पसारता। ये बुद्धा ने सिखाई। एब्सटेनेशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, दारू पियोगे, शराब पियोगे, गांजा पियोगे, सिगरेट पियोगे, तो क्या होगा? ये स्मोकी स्मैकी होता है ना, इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, उससे आपकी माइंडफुलनेस खत्म होएगी, इररिस्पॉन्सिबल बनोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होएगी, तो इससे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी खत्म होएगी सोसाइटी में। तो इन सब चीजों को अटेन करोगे तो पॉजिटिविटी तो प्रिवेल हुई, और ये पॉजिटिविटी सोसाइटी में हर लोगों को, सबको चाहिए, जरूरी भी है। ये चीज भी सिखाई। ये 5 प्रेसेप्ट्स हैं जो शीला के पार्ट हैं, है ना। ये मतलब इनको बताते हैं कि सबको फॉलो करना चाहिए। बहुत बढ़िया। 5 प्रेसेप्ट्स भी हो गए, इनकी टीचिंग्स भी हो गए। अब इनके टेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो, ये टेक्स्ट क्या थे, थोड़ा सा समझना। 45 सालों तक बुद्धा क्या करते थे? देखो, बुद्धा का अपना एक लाइफस्टाइल था। क्या था? निकल जाते थे, निकल जाते थे, पहिया पहिया चलते थे, जो भी मिल जाता था ना उसको ज्ञान दे देते थे, खड़े खड़े संस्कार दे देते थे उनको। किसी को अच्छा लगता था, किसी को बुरा लगता था। कई बोल देते थे कि है ना, ये सन्यासी हमको क्या सिखाने आया, चलता था ऐसे। तो वो ऑन एन एवरेज 27 से 30 किलोमीटर डेली चलते थे, और जो भी मिलता था ना उसको बातें बताते थे, और ऐसे करके उनके फॉलोवर्स भी बढ़ते गए। इनके साथ में एक आधा कोई भिक्षु भी साथ में रहता था। लाइफ के 28 सालों में, लास्ट के 28 ईयर्स में, आनंदा जो थे, इनके बुआ के ही लड़के थे, और इनके
डिसाइपल भी थे बहुत तगड़े, वो इनके साथ में रहे हमेशा। तो क्या हुआ, इन्होंने जो भी स्पीचेस दिए ना, उनको लास्ट में फिर कोडिफाई कर लिया, है ना। कोडिफाई करके इनके टेक्स्ट बना दी कि भाई बुद्धा ने तब ये बात बोली थी, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली थी। कोडिफाई करके टेक्स्ट बन गया, है ना। और उस टाइम के लोगों की भाषा थी प्राकृत। तो प्राकृत भाषा में और मगधी भाषा में वो बोलते थे, और इन प्राकृत भाषा के वर्ड्स को यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम के लोगों की लैंग्वेज यही थी। एक और है ना, अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं, यूजुअली आपको पता नहीं होगी। उस टाइम पे है ना दो भाषा चलती थी, एक तो प्राकृत और एक थी छंदस। छंदस, जो बाद में पाणिनि आए तब नाम पड़ा इसका संस्कृत भाषा, तब पढ़िए संस्कृत नॉलेज। जो एरिस्टोक्रेट लोग थे ना, ब्राह्मण वर्ग कुलीन वर्गीय लोग थे एरिस्टोक्रेट्स, वो बोलते थे छंदस लैंग्वेज, जो कि नॉर्मल लेमैन को समझ में नहीं आती थी। बुद्धा प्रीच करते थे प्राकृत में, है ना। बुद्धा प्रीच करते थे प्राकृत में, बहुत बढ़िया। लेकिन जब बुद्धा मरे, बुद्धा के मरने के बाद में इनकी जो वर्ड्स थे उनको कोडिफाई किया गया था, है ना, बुक्स के अंदर। तो वो प्राकृत भाषा में बोलते थे, तो उस प्राकृत भाषा के वर्ड्स में बोलते थे, तो उसको कोडिफाई किया गया। अच्छा, लेकिन बुद्धा ने स्पिरिचुअलिटी में नई नई चीजें इन्वेंट की थी, तो प्राकृत भाषा में कुछ न्यू वर्ड्स और ऐड हुए, जो कि बुद्धा की देन थे, है ना। नए वर्ड्स ऐड हुए, तो प्राकृत प्लस दीज न्यू वर्ड्स, इनमें टेक्स्ट को लिखा गया, और ताड़ के पत्तों पे लिखते थे और उनको पेटियों में रखते थे। तो पेटियों में पाल के रखते थे, है ना, प्रिजर्व करना, पालना। तो वहां से शब्द पड़ा पाली, तो एक नई लैंग्वेज बन गई, जिसका लैंग्वेज का नाम पड़ा पाली। तो पाली लैंग्वेज में इनका टेक्स्ट था। कोई नहीं भूलेगा आज के बाद में कि ये पाली लैंग्वेज क्या थी। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने 80 साल की उम्र तक, पकी हुई उम्र में 80 की एज में ये निकल लिए थे। तब तक इन्होंने बहुत ज्यादा टेक्स्ट बताया लोगों को, उसको बाद में कोडिफाई कर लिया, है ना, बुक्स के रूप में लिख लिया। क्या था, इनको पिटक पिटक बोला गया, त्रिपिटका, थ्री पिटकाज। तो पेटी के अंदर रखते थे ना, तो पेटिका, तो पिटका, है ना, त्रिपिटक। 3 पेटियों में अलग अलग बुक्स रखी थी। तो एक तो थी विनय पिटक, एक थी सुत्त पिटक, और एक थी अभिधम्म पिटक। बहुत ध्यान से सुनना, बुद्धिज्म समझा रहा हूं, गलत मत कर देना। विनय पिटक का मतलब क्या था, विनय पिटक के अंदर रूल्स ऑफ कोड्स एंड कंडक्ट्स दिए थे, किसके, मोनेस्टिक लाइफ के, मॉन्क्स और नन्स के। विनय का मतलब होता है भिक्षु, है ना। उस टाइम की लैंग्वेज में विनय का मतलब होता था भिक्षु, एस्थेटिक। भिक्षु भी बोल सकते थे, भिक्षुणी भी बोल सकते थे। तो उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मॉन्क्स की और नन्स की लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बना रखे थे। उनका कोड्स कि भाई आपको ऐसे फॉलो करना है, ऐसे फॉलो करना है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है, तो उनके रूल लिखे हुए थे। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था ये। तो आई सपोज 217 रूल्स तो फॉलो करने होते थे मॉन्क्स को, 217 या 207 मुझे ध्यान नहीं है, इतने थे, आप नेट पे चेक करना। और 312 रूल्स फॉलो करने होते थे नन्स को, महिलाओं को ज्यादा रूल फॉलो करने होते थे। तो ऐसे करके ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं किसके अंदर, विनय पिटक के अंदर। बहुत बढ़िया। चलो, फिर आती थी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या था, ऐसे समझो इसको आप, बुद्धा क्या है, लेमैन लोगों के पास भी जाते थे। जैसे गांव में गए, तो गांव में किसी ने अपनी समस्या पूछी, भाई महाराज आप क्या राय रखते हो इसके बारे में, तो उस पर बुद्धा ने प्रीचिज किया। तो उन सब जितने भी प्रीचिज थी ना, उनको सुत्त पिटक में रखा गया, जिनको और ज्यादा फर्दर बाइफरकेट किया, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय। कई बार क्या है, जो बुद्धा की बातें हैं ना, 2-2 3-3 घंटे तक चलती थी, तो वो 20 पेज में आ जाएंगी, तो दीर्घ निकाय। छोटी बातें होती थी तो मध्यम निकाय, मध्यम, है ना, अंगुत्तर निकाय, कुड्डक निकाय। इस तरह से उनके बातों के हिसाब से, इनको उस टाइम की समझदारी के हिसाब से इस टेक्स्ट को इस तरह से बांट लिया था। तो वो आया था सुत्त पिटक में। लेमन टाइप के लोगों को जो धर्म की बातें बताते थे ना भगवान बुद्ध, तो उनको सुत्त पिटक में आए। अब था अभिधम्म पिटक। देखो, अभी का मतलब होता है ऊंचा, और धम्म धर्म। और यहाँ पे धर्म का मतलब वो नहीं है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। धर्म का मतलब होता है लिटरली प्रॉपर्टीज। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना। तो ये क्या है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, द बिगेस्ट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज बुद्धा। उन्होंने क्या किया था,
मेडिटेशन से रिलेटेड माइंड के बिहेवियर पैटर्न वगैरह के बारे में बहुत चीजें खोल खोल के समझाई। तो नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएंगी, जो कि मेडिटेशन के लेवल्स में बहुत ऊपर उतरेगा ना उसके ही समझ में आएगी। तो अभिधर्म हुआ वो ऊंचा धर्म। तो ये सब चीजें बताई है ना, फिलोसफिकल चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में फिलोसफिकल एनालिसिस में बताया। तो ये क्या कहलाया, अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक हुए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। खोल खोल के आपको समझा दिया, भूलना मत। उसके अलावा और भी टेक्स्ट थे, दिव्य वंदना, दीपवामसा, महावामसा, मिलिंदपना, ये श्रीलंकन टेक्स्ट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट थे। इनके नाम पता होना चाहिए अपने को, पूछ सकते हैं। जिस लेवल के यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछने लग गई है ना, उसके हिसाब से इससे इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का पूछ सकती है। तो ये इनके मेजर टेक्स्ट थे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब देखो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में यूपीएससी बहुत पूछेगी आपसे, क्या होती है बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो 80 बरस की पक्की हुई उम्र में बुद्धा जी निकल लिए थे, उनको निर्वाणा की प्राप्ति हो गई थी। अच्छा है। जैसे ही बुद्धा की डेथ हुई, उनकी दाह संस्कार के 2-3 दिन के बाद ही लोग लड़ने लग गए थे, अलग अलग तरीके से लड़ने लग गए थे। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ था कि बुद्धा की जो अंतिम संस्कार हुआ था ना, तो 8 तो राजा और एक ब्राह्मणों का समूह वहां पे पहुंच गया। क्या बोले कि बोले बुद्धा की अस्थियों पर हमारा अधिकार है, इनके जो रिमेन्स है ना उन पर हमारा अधिकार है। फिर लास्ट में ब्राह्मणों का ग्रुप आया, बोले कि ये ब्रह्म ज्ञान के हाईएस्ट नॉलेज को इन्होंने अटेन किया है, तो इनका तो कर्मकांड हम ही करवाएंगे, इनके जो राइचुअल सेरेमनी है ना हम ही करवाएंगे। और बुद्धा इन सब चीजों के अगेंस्ट थे। तो वहीं पे क्या आनंद रोने लग गया कि कह रहा नालायकों, पूरी जिंदगी तो ये सिखा के गए थे कि लड़ना नहीं चाहिए है ना, और इन रिचुअल्स में कुछ नहीं रखा, मरने के बाद जस्ट तुमने तो हालत खराब कर दी बुद्धा की। तो उस टाइम पे एक समझदार ब्राह्मण था, उसने क्या किया, इनके सबके बीच में अस्थियां बंटवा दी और वो अलग अलग 8-9 जगहों पर स्थापित करके वहां पे मंदिर बना दिए गए थे। बहुत बढ़िया। वो बुद्धिज्म इस तरह से नहीं था जिस तरह से आज था, उस टाइम पे वो वे ऑफ लिविंग टाइप था। एक और बूढ़ा सन्यासी था 80 की एज का, तो जैसे ही बुद्धा मरा ना तो वो अपने चीवर उछालता है, कपड़े उछालता है कि बोले बूढ़ा मर गया, ठीक काम हुआ। कैसे, बोले ये मत करो वो मत करो, ज्ञान देता रहता था। बोले इसलिए थोड़ी ना सन्यासी बने हैं, सन्यासी तो इसलिए बने कि मौज मस्ती कर सके, है ना, इनके दबाव में आके रहने के लिए थोड़ी बने हैं। तो उस टाइम पे बुद्धा के बड़े प्रोमिनेंट डिसाइपल थे जिनका नाम था महाकश्यप। ही थॉट कि ये इस तरह से लोग ना बुद्धा की टीचिंग्स को बिगाड़ लेंगे। अभी तो हम लोग हैं, हमको पता है उन्होंने क्या सिखाया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा ये तो बिगाड़ लेंगे, और इतना महान आदमी है, उसकी टीचिंग्स तो रहनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 4 महीने के बाद में हम संगायन करेंगे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करेंगे। उस काउंसिल में होता क्या था, संगायन। जैसे कि बुद्धा ने उस टाइम पे क्या बात बोली तो सब मिलके बोलेंगे, उनको याद रहती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे श्रुति चलती थी, मतलब लिखने का हिसाब किताब ज्यादा नहीं था, तो याद रखते थे बातों को वो। तो सब एक साथ उनकी बातों को बोलेंगे। हाँ भाई, ऑथेंटिसाइज हो गई, ऑथेंटिक, इसको एकदम ऑथेंटिक मान लिया, अब उसको नोटिफाई कर लिया, तो वो हो गया फर्स्ट संगायन, तो फर्स्ट काउंसिल। तो इसी तरह से पहली काउंसिल हुई थी जिसको हेड किया था महाकश्यप ने। आजाद शत्रु उस टाइम पे राजा था, इन्होंने इसकी पैट्रेज दी थी, पेट्रोनेज की थी। और सप्तपाणी केव्स राजगृह एक जगह थी, वहां पर ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो 3 पिटक वहीं पे बनाई गई थी, जो अभी अभी मैंने आपको समझाई। फिर थोड़ा और समय बीता, 100 साल के बाद में लोग भूलने लग जाते हैं ना, तो फिर से बोले कि एक बार फिर से रिसाइट कर लेते हैं। तो वैशाली जो था बिहार में, वहां पर काला शोका नाम का किंग था जिसने पेट्रोनेज दिया था। तो वहां पर फिर से ये संगायन हुआ था, सेकंड काउंसिल। ये सभा कमी, इसमें प्रेसिडेंट थे पहली वाले में महाकश्यप। अच्छा, फिर थर्ड काउंसिल हुई थी 250 बिफोर क्राइस्ट, पाटलिपुत्र, इसको पेट्रोनेज किया था अशोका ने। और इसके हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, मॉन्क थे जिनका नाम था मोगलीपुत्र तिस। अब पुत्र को पाली भाषा में पुत्र बोलते हैं, सरदार भी पुत्र बोलते हैं, आप पुत्र चा पी ले, है ना। तो ये वो भी पुत्र हो गए, हमारे लैंग्वेज है मोगली पुत्र तिस। और इसमें देखो अशोका की जो पॉलिसी थी, तो उसमें धम्म महामात्या, मतलब मोरालिटी प्रिवेल करने के लिए ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाते थे। तो इन पॉलिसीज को बनाने वाले भी मोगली पुत्र तिस से हुआ करते थे। तो ये थर्ड काउंसिल हो गई। ऐसे ही फोर्थ काउंसिल हुई जो 72 एडी में हुई थी कश्मीर के अंदर। वासुमित्र उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट थे और अश्वघोष इनके डिप्टी थे। और कनिष्का जो एम्पायर थे, कुशाणा एम्पायर के, उन्होंने इसको पेट्रोनेज दी थी।
और यहाँ पर देखो पहले तो हीनियान सेक्ट चल रहा था, अभी बताऊंगा मैं। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, वहां पर बुद्धिज्म का एक और वो आ गया सेक्ट जिसका नाम पड़ा महायान। और यही महायान से ही भारत के अंदर बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। कैसे? धर्म पद्धतियों का फर्स्ट टाइम पे पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड हुआ। पहली बार बुद्धा की मूर्ति बनाई गई। अश्वघोष ने बुद्ध चरिता नाम का एक वो लिखा टेक्स्ट, मतलब उनकी जीवनी, बिब्लियोग्राफी टाइप की, है ना। तो पहली बार पर्सोनिफिकेशन गॉड होना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में तो विष्णु का भी कॉन्सेप्ट आया, बहुत बहुत आते रहे। बुद्धा तो बहुत पुराने हैं ना इन सबसे, तो यहाँ पर ये चीज चालू हो गई थी। ठीक है, ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देख ली, ये कहाँ कहाँ पे हुई थी, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, कौन कौन इनके हेड थे, इनको समझ लेना। अगला देख लेते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। अलग अलग स्कूल थे बुद्धिज्म के, क्या थे? पहली तो थेरवेदा। थेरावेदा ये क्या होता है? इट इज द मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ एक्सटेंट बुद्धिज्म टुडे। इट रिमेन्स क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये सेक्टलेस टाइप थी। देखो बुद्धा ने कोई सेक्ट नहीं बनाया था, उसने तो समाज में लोगों को सही चीजें सिखाई थी। तो उस टाइम के लोग थे ना, जिस तरह से चीजों को चलाते थे ना, वो तो थेरवेदा बुद्धिज्म बोलते हैं उसको। एक टेक्स्ट भी बहुत पॉपुलर है जो एल्डर नन्स ने रिसाइट किया था, थेरी गाथा बोलते हैं, है ना, हु वर एल्डर नन्स। तो एक ये पढ़ लेना आप। तो ये थेरवेदा बुद्धिज्म हो गया। बाद में जब ये सेक्ट टाइप बनने लग गया तो हीनयान बुद्धिज्म आया। देखो हीन का मतलब होता है स्मॉल, और यान का मतलब व्हीकल, याना व्हीकल, तो स्मॉल व्हीकल, लिटरली लेसर व्हीकल ऑल्सो नॉन एंड अबेंडेंड व्हीकल और डिफेक्टिव व्हीकल। ऐसा कौन बोले थे? बाद के सेक्ट वाले। इट बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और उसके डॉक्ट्रिन्स। इट डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड ट्राई टू अटेन साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। और थेरवेदा हीनियन सेक्ट, मतलब थेरवेदा इसी का सेक्ट है, ऐसा बोलते हैं। थेरवेदा हीनियन एक दूसरे से लिंक करते हैं। ठीक है, तो इसको हीन बोल दिया। अब हीनयान क्यों बोला? कॉन्स्पिरेसी रही होगी, हीनयान बुद्धिज्म आ गया। ये क्या, सेल्फ रिलायंट बनाता था इंसान को कि भाई आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे नए सेक्ट आते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बेड़ा गर्क करते हैं। अब महायाना से बेड़ा गर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? महायाना का मतलब महान यान, ग्रेट व्हीकल। अब यहां पर महायाना में आया था तो अश्वघोष ने बुद्ध चरिता टेक्स्ट भी लिख दिया, और यहाँ पर पूजा पाठ भी चालू हो गई थी। तो बोले ये ग्रेटर व्हीकल है। ठीक है, आइडल वर्शिप भी चालू हो गई कि भाई आपको अब ना पूजा पाठ करनी पड़ेगी। बुद्धा ने बोला था कि आपको सेल्फ रिलायंट बनना है, लेकिन यहाँ पे क्या, बोधिसत्व का कंसेप्ट आ गया। बोधिसत्व क्या होता है अभी बताऊंगा। बोले थे कि हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, बुद्धा तो कोई स्वर्ग में रहते हैं, वो जब आएंगे तब हमको आशीर्वाद देंगे, तभी हम मोक्षा अटेन, निर्वाणा अटेन कर पाएंगे। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व ये है, ऐसे लोग जो अभी एनलाइटन हो सकते हैं, अभी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन बार बार वो अपना एनलाइटनमेंट अवॉइड करते हैं और बार बार वो धरती पे जन्म लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेन करने में हेल्प करें उनका लिबरेशन। ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट था। तो जैसे ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया ना, लोगों ने मेहनत करना तो कर दिया बंद, और बुद्धा की बना दी बड़ी बड़ी मूर्ति। इतनी मूर्ति बना दी कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की अगर मूर्ति है ना तो वो बुद्धा की है। तो लोगों ने मेहनत करना तो कर दिया बंद, मेडिटेशन करना कर दिया बंद, और बस कर्मकांड हो गए यहाँ पे भी चालू, जिस चीज के अगेंस्ट में बुद्धिज्म था। ठीक है, था सो था, ऐसा ही चलता है। तो और जगह भी स्प्रेड हुई ये सब चीजें। तो हीनयान, महायान, फिर उसके बाद में एक आया था वज्रयान, फिर तंत्रयान, मंत्रयान, ऐसे करके फिर सेक्ट पे सेक्ट बनते गए। तिब्बतियन बुद्धिज्म, अब तो पता नहीं 30-40 टाइप के हैं। उसमें एक लास्ट में आया था जो मैंने इसमें तो मेंशन नहीं किया, जिसको बोलते हैं सम्मितायाज। सम्मितायाज ये बुद्धिज्म का एक सेक्ट है जो कि सोल के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। बाकी सोल गॉड के बारे में बात ही नहीं करते हैं। सोल एंड गॉड के बारे में ऐसे बात ही नहीं करते कि आत्मा भी कुछ होती है, कि सोल भी कुछ होता है ना, इनके बारे में बात नहीं करते। और ये संहिताएं कब आया था? ये शंकराचार्य के टाइम पे आया था। तो उस टाइम पे कुछ इन्फ्लुएंस हो गए होंगे, तो अपने डॉक्ट्रिन्स इन्होंने चेंज कर दिए थे। बहुत बढ़िया।
आई सपोज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरे कुछ सेल्फ मेड नोट्स थे, तो ये इसमें से कुछ और काम की चीजें बताता हूँ। जिस तरह से बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये चीजें पूछ सकते हैं क्या। एक तो मेजर इवेंट्स इनकी लाइफ में, देखो नॉर्मल इवेंट होते हैं, लेकिन ये तो बुद्धा थे, तो इनके नाम के आगे तो महा जुड़ जाएगा। कैसे? जब वो घर से निकले तो घर से निकलने को बोलते हैं निष्क्रमण करना, त्याग करना। लेकिन जब ये घर से निकले तो इसको बोला महाभिनिष्क्रमण, है ना, महानिक्खमा। तो बुद्धाज लिविंग फ्रॉम हिज होम फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, तो महानिष्क्रमण हो गया। महाधर्म प्रवर्तन, जब उन्होंने पहली बार सरमन किया बुद्धा ने, कहां पर? बनारस के पास में ऋषिपत्तनम, मतलब सारनाथ के पास में एक ऋषिपत्तनम नाम का मृगदाय वन पड़ता है, एक जंगल है जिसका नाम है ऋषिपत्तनम। वहां पर इन्होंने सबसे पहले अपना वो दिया था, क्या, अपना सरमन दिया था 5 डिसाइपल्स को। इनकी भी एक स्टोरी है, बाद में कभी बताएंगे। तो धर्म का प्रवर्तन हुआ, पहली बार कोई धर्म सुना रहा है अपने को, शुद्ध धर्म सुना रहा है, तो महाधर्म प्रवर्तन, धर्म को प्रवर्तित किया, तो महाधर्म प्रवर्तन किया, ये चीज हो गई। अगला महापरिनिर्वाण, मतलब डेथ को निर्वाण बोलते हैं, परिनिर्वाण बोलते हैं, लेकिन भाई ये तो बुद्धा की डेथ हो रही है, तो महापरिनिर्वाण, डेथ ऑफ बुद्धा। ये मेजर इवेंट्स याद होने चाहिए। प्लेसेस, तो इंडिविजुअल, जैसे श्रावस्ती थी, ये कौशल की कैपिटल थी। सबसे ज्यादा कौशल की कैपिटल श्रावस्ती में बुद्धा ने सबसे ज्यादा समय यहीं बिताया था। एनलाइटन के बाद में 26 साल वो यहीं पे रहे थे, या फिर 26 वर्षावास इन्होंने यहीं बिताए थे। फिर कुशीनगर, ये मल्ल प्रदेश की राजधानी थी कुशीनगर, मल्लाज की कैपिटल थी कुशीनगर, यहाँ पर बुद्धा की डेथ हुई थी। फिर लुम्बिनी में बुद्धा का बर्थ हुआ था। बोध गया में इन्होंने निरंजना रिवर के बगल में, जो आज के टाइम पे फाल्गु रिवर बोलते हैं, वहां पर इन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन किया था। और सारनाथ में, वाराणसी के पास में, पहला इन्होंने अपना सरमन दिया था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनके फेमस कंटेम्प्रेरीज को याद रखना बहुत जरूरी है बुद्धा के। बिंबिसार मगध के रूलर थे, इनके बेस्ट फ्रेंड थे। जीवक बहुत बड़े फिजिशियन थे उस टाइम के, जो कि बुद्धा के भी फिजिशियन थे और बिंबिसार के भी फिजिशियन थे। अजात शत्रु बुद्धा का दुश्मन था। पहले अपने पिताजी को भी मरवाया था इन्होंने, बिंबिसार को, लेकिन बाद में बुद्धा के फैन हो गए तो परिनिर्वाण के बाद में बुद्धिस्ट काउंसिल करवा दी। फिर वत्सकारा अजात शत्रु के मिनिस्टर थे, जो कि वज्जी कॉन्फेडरेशन के अंदर डिसकंटिन्यू करवाने, मतलब डिसकंटिन्यूटी या फिर डिसकंटेंट करवाने के लिए वहां पर एज ए डिप्लोमेट भेजा था। तो लड़वा के आ गए थे, लड़ते रहते थे राजे महाराजे सारे। आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली फेमस कोर्टिसा थी, नगर वधु, एक तरह से बोल सकते हैं प्रोस्टिट्यूट थी। वो बहुत फेमस प्रोस्टिट्यूट थी, सबसे ज्यादा रेट हुआ करती थी उसकी, है ना, मतलब बोली लगती थी, इस तरह का था। लेकिन बुद्धा खुद उनके यहाँ पे गए थे, है ना, उनके कोर्ट को विजिट किया था बुद्धा ने। महल में रहती थी लिटरली आम्रपाली, तो बुद्धा ने खुद वहां उनको विजिट किया था। और बाद में वो भी बुद्धा की डिसाइपल बन के शी बिकेम बुद्धा, उन्होंने भी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया था। तो बड़ी बात थी, बहुत बहुत विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। किसी भी लोग इंसान को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। फिर प्रसेनजीत, कौशल का राजा था प्रसेनजीत, जो कि बहुत बड़ा डिसाइपल था बुद्धा का। और इसका सेनापति जिसका नाम था बांदुल, वो भी बहुत बड़ा डिसाइपल था। वत्सराज उद्यान, तो वत्सराज उद्यान थे वत्स के रूलर, जो कि यमुना, वत्स एक जनपद था जो कि यमुना रिवर पे था। पुक्कुसती एक कंबोज के रूलर, और बिंबिसार के साथ में फ्रेंडली रिलेशन थे पुक्कुसती के। ये इंफॉर्मेशन बड़ी काम की है। फिर चंद्रप्रद्योत, अवंती के राजा थे चंद्रप्रद्योत। इनका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, है ना, जॉन्डिस हो गई थी। तो इनकी भी एक स्टोरी चलती है। तो जीवक ने क्या है, चंद्रप्रद्योत को देसी घी में खाना पसंद नहीं था, लेकिन इनकी जो चंद्रप्रद्योत की दवाई जो बननी थी वो बननी थी देसी घी में। तो उन्होंने बेवकूफ बना के चंद्रप्रद्योत को, जीवक ने दवाई दे दी थी, वो सही भी हो गया था, लेकिन बाद में बोला तूने देसी घी में मुझे खाना खिलाया, तो उसके पीछे सेना छोड़ दी थी। तो जीवक ने सबको बेवकूफ बनू के बेहोश वेहोश करके निकल के आ गए थे वो। तो इनकी भी एक स्टोरी चलती है। फिर वासव दत्ता, चंद्रप्रद्योत की बेटी है, जिसकी वत्सराज उद्यान अभी बताया था, उसके साथ में लव अफेयर था। भास ने
इनके बारे में स्वप्न बासव दत्ता बुक भी लिखी है, तो ये भी बड़ी पॉपुलर थी। पहले राजा महाराजा लव अफेयर में लड़ाई करते ही थे, तो ऐसे करके इनकी भी एक स्टोरी चलती है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन्स बुद्धा की लाइफ में, एक तो देवदत्त। कौन थे? इनके कजन ब्रदर थे और राइवल भी थे। देवदत्त तो कभी भी सिद्धार्थ गौतम को पसंद नहीं करता था, इनकी राइवलरी चलती थी, लास्ट तक लड़ता रहा। महाप्रजापति गौतमी, देखो बुद्धा की जो मम्मी थी महामाया देवी, उनका तो डेथ वहीं तभी हो गई थी बुद्धा के जन्म के बाद ही, मतलब कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, तो वो नहीं रही थी। तो उनकी फॉस्टर मदर थी ना, उन्होंने इनको पाला पोसा और बड़ा किया। आनंद कौन थे? इनकी बुआ जी के लड़के थे, इनके डिसाइपल थे, इनके सर्वेंट थे, और बुद्धा की डेथ के टाइम भी इनके साथ में थे, और सबसे ज्यादा साथ में समय इन्होंने बिताया था। आगे, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो उसमें एज ए डिप्यूटी भी काम किया था इन्होंने। फिर थी सुजाता। सुजाता कौन? सुजाता थी कि जब बुद्धा बहुत ज्यादा सीवर पेनेंस कर रहे थे ना, तो उस टाइम पर सुजाता ने बुद्धा को खाना खिलाया था, सिद्धार्थ गौतम को, और इस खाने के जस्ट बाद वो मेडिटेशन किया और फिर वो बुद्धा बन गए थे। तो वहां पर ही बुद्धा ने समझा था कि शरीर को तपाने से कुछ भी नहीं होगा। वहीं पर इनके दिमाग में मिडल फोल्ड पाथ। चन्ना मेरेया कौन था? तो चन्ना था बुद्धा का बेस्ट फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड, और इनका सारथी, इनका चैरियोट। और कंठक कौन था? कंठक, कठक वो लिख दिया मैंने, कंठक लिखना चाहिए। कंठक इनका हॉर्स, बुद्धा का जो घोड़ा था ना, वो कंठक था। बहुत प्रेम करते थे। जब बुद्धा घर छोड़ के निकले थे ना, तो वियोग में 3-4 दिन के बाद में ये इसने खाना खाना बंद कर दिया था और ये वैसे ही मर गया था। ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि थोड़े दिन पहले मोदी जी मंगोलिया गए थे, तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को एक घोड़ा गिफ्ट किया। सॉफ्ट पावर है इंडिया का, उसका नाम था कंठक, है ना। तो ये न्यूज में था, तो इसको पता होना चाहिए अपने को। ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आगे बस इतना ही, बुद्धिज्म से रिलेटेड इतना ही। इतना समझो इसको और थोड़ा सा पढ़ो तो बुद्धिज्म अपना तैयार हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिए हैं, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो एक इंफॉर्मेशन जो है काम की, अगले जो आने वाले बुद्धा है ना, जिनका नाम है मैत्रेय, अरिमैत्रेय। देखो ये जो कल्प चल रहा है, ये जो इयॉन चल रहा है, तो इसमें 5 बुद्धा आने वाले हैं। 4 तो आ चुके हैं, 4th थे लेटेस्ट सिद्धार्थ गौतम, इससे पहले थे काश्यप बुद्ध, और उससे पहले बनारस नरेश काकई बुद्ध। अब जो आने वाले बुद्ध है ना, उनका नाम है अरिमैत्रेय, है ना। और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। इस टाइम पे ये बुद्ध जो अरिमैत्रेय है, तुसित देवलोक में, एक देवलोक है, हेमनली एबोर्ड है, उसको बोलते हैं तुसित देवलोक, वहां पर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी, जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है ना, तो मैत्रेय इज कमिंग टू बी द नेक्स्ट बुद्धा। पूछा भी है शायद, है ना, 1-2 सालों में। तो ये हो गए, तो ये बुद्धिज्म की हो गई सारी इन्फॉर्मेशन अपनी। नेक्स्ट में जैनिज्म वगैरह और बाकी देख लेंगे। आज अपन बोल बच्चन नहीं करेंगे। बोल बच्चन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है, तो ठीक है, आप पढ़ो, है ना, इन कॉन्सेप्ट्स को करते रहो। कल अपनी क्लास के अंदर ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर लोकेशनल फैक्टर्स वगैरह करवाए जाएंगे, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, इन सबको करवाया जाएगा डे 42 में। ठीक है, फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लास को करते हैं वाइंड अप। ओनली आई एस, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर, एनी वे एनी हाउ। पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहो। कोई भी डाउट हो कमेंट में करके पूछो। क्लास को वाइंड अप करते हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।